बक्कल कैविटी में डाइजेशन कैसे होता है और किस तरह से एसोफेगस से होते हुए हमारा फूड स्टोमक में पहुंचता है, इसके बारे में लास्ट क्लास में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। और मैंने तुमको बताया था कि जब बक्कल कैविटी में हमारा फूड जाता है तो सेलेवरी अमाइलेज मिलता है और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन वहां से शुरू हो जाती है। फिर हमारा फूड एसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंच जाता है और हमारी पूरी गट में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिससे फूड आगे बढ़ता रहता है। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे फूड पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे पहुंचता है और कैसे अनडाइजेस्टेड फूड हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है, और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कैसे हमारे शरीर के द्वारा यूज किया जाता है जिससे हमको एनर्जी मिल सके। तो हम शुरू करने वाले हैं स्टोमक से। स्टोमक में जब हमारा फूड जाता है तो ऑलरेडी उसमें सेलेवरी एमाइलेज मिल चुका होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारी बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें सेलेवरी अमाइलेज ऑलरेडी मिला होता है। तो सेलेवरी अमाइलेज से मिला हुआ जो फूड होता है, जिसको हम बोलस बोलते हैं, वो स्टमक में पहुंचता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अभी भी स्टमक में चल रहा होता है। शुरुआत बक्कल कैविटी में होती है, उसके बाद स्टमक में पहुंचता है, तो वहां पर भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन चल रहा होता है। हमारा जो स्टमक होता है वो 4 लेयर्स का बना होता है। तुमने सुना होगा कि ज्यादा खाना खाओगे तो पेट फट जाएगा, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं है। क्यों ऐसा नहीं होता? वो इसलिए कि जो हमारे स्टमक की वॉल होती है वो 4 लेयर्स की बनी होती है। तो 4 लेयर्स की वॉल होगी तो ऑब्वियसली बहुत मजबूत होगी, तो पेट तो कभी भी नहीं फटेगा। तो चलो पहले मैं चित्र बना देता हूं ताकि हम कैसे डाइजेशन की प्रोसेस स्टमक से आगे बढ़ती है उसको बेहतर ढंग से समझ सके। तो जैसा मैंने तुमको बताया था कि ये हमारी है एसोफेगस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो यहां पे हम डिस्कशन ज्यादा नहीं करेंगे। और ये जो यहां पे ये ओपनिंग होती है इसको हम बोलते हैं गलेट। ये हमारी है एसोफेगस। यहां पे एक इंस्फिंक्टर होता है, मस्कुलर इंस्फिंक्टर होता है, एक वॉल्व के जैसा तुम समझ सकते हो। इसको हम बोलते हैं कार्डियक इंस्फिंक्टर। कार्डियक इंस्फिंक्टर। यहां पे ऐसा कुछ पार्ट हो जाता है हमारे स्टमक का, और इस तरह से यू शेप में यहां से ये मूव हो जाता है। तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया ये है हमारा कार्डियक स्फिंक्टर। स्टमक का जो ये पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं फंडस। इस पार्ट को हम बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक वर्ड आता है हार्ट से, मतलब हार्ट से रिलेटेड। इसका नाम कार्डियक इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हिस्सा हार्ट के पास होता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया कार्डियक। इस वाले हिस्से को बोलते हैं बॉडी, और इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं पाइलोरिक। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि स्टमक कितने पार्ट में बटा है, तो 4 पार्ट में बटा है, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। अब ये पाइलोरिक से नाम से यहां पे एक इंस्फिंक्टर होता है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, ठीक है। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे यहां पे
अब ये जो स्टमक है ना, स्टमक की जो वॉल होती है, जैसे मैंने बताया कि 4 लेयर्स की होती है। कौन कौन सी लेयर्स है उसको हम यहां पर लिख लेते हैं। पहले स्टमक, ये है सेरोसा, पहली लेयर। दूसरी होती है मस्क्यूलैरिस, उसके बाद तीसरी होती है सब म्यूकोसा, और चौथी होती है म्यूकोसा। तो ये 4 लेयर का ये स्टमक बना होता है। ये जो सबसे अंदर की लेयर है, यानी बाहर से अंदर की तरफ आओगे, ये लेयर में कुछ इनफोल्डिंग हो जाती है। जैसे मान लो ये अंदर की ये लेयर है, ये पहली लेयर है, दूसरी है, तीसरी, चौथी। तो ये वाली लेयर कुछ ऐसे अंदर ऐसे धंस जाती है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो अगर इसका स्ट्रक्चर तुम यहाँ पे मैं कुछ इनलार्ज करके बनाऊँ तो कुछ इस तरह से होता है। तो मतलब ये ऐसे अंदर डिप्रेशन हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस का क्या कंटेंट है पहले ये हम लिख लेते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन हम मेन चीजें लिखने वाले हैं। जैसा मैंने अभी बताया था, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसमें कई टाइप्स की सेल होती है। जैसे गॉबलेट सेल होती है, ऑक्सैंटिक सेल होती है, जी सेल होती है, राइट। इसी तरह की और भी सेल्स होती हैं, वो अलग अलग तरह के सब्सटेंस को रिलीज करती हैं स्टमक को। अब स्टमक में जो भी जूस आता है, जो भी कंटेंट आता है स्टमक से, उसको हम गैस्ट्रिक जूस एक कॉमन नाम दे देते हैं। लेकिन उसके कंपोनेंट्स क्या हैं वो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं मेन। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या कंटेंट है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो है वो है म्यूकस, ठीक है। दूसरी है HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तीसरा पेप्सिनोजन, ठीक है। ये तो 3 मेन है जो हमारी बुक में दिया गया है। इसके अलावा और भी चीजें निकलती हैं, जैसे गैस्ट्रिन हार्मोन भी निकलता है, पांचों। प्रोरेनिन नामक एंजाइम भी निकलता है, और लाइपेज एंजाइम भी निकलता है, यानी ऐसा एंजाइम जो माइल्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता है। ये लाइपेज यानी लिपिड को बहुत ज्यादा तो डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, लेकिन माइल्ड लाइपेज भी निकलता है। यहां पे ये मेन 3 ही होता है। अब इसका क्या फंक्शन है ये समझते हैं। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं और जो हमारा फूड है जिसमें सलाइवरी अमाइलेज मिल गया है, तो उसको हम बोलस बोलते हैं। वो बोलस हमारे स्टमक में पहुंच गया, तो सबसे पहला काम होता है म्यूकस निकलता है। ये म्यूकस जो अंदर की वॉल है उस पर एक लेयर बना देता है। इससे क्या फायदा होता है? लेयर बनाने से ये फायदा होता है कि जब HCl निकलता है तो जो स्टमक की वॉल होती है उसको हार्म नहीं पहुंचा पाता है। HCl एसिड है, राइट, तो हार्म पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले म्यूकस एक लेयर बना देगा, उसके बाद HCl निकलेगा। अब HCl निकलने से ये होता है कि ये जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी ये प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो HCl जब आता है, इस पर रिएक्शन करता है, तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेप्सिनोजन बदल जाता है पेप्सिन में, और पेप्सिन जो प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो पहले म्यूकस निकलता है चारों तरफ, HCl निकलता है, HCl एक्टिवेट कर देता है पेप्सिनोजन को, और ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन मेनली हमारे स्टमक में होता है, और जो हमने खाना खाया होता है जिसमें सलाइवरी अमाइलेज मिल गया होता है
वो भी हमारे स्टमक में आता है, वहाँ पे उसका डाइजेशन चल रहा होता है, जो सलेवरी एमाइलेज बक्कल कैविटी में मिला होता है। ठीक है, तो ये 3 मेन चीज़ें हमारे स्टमक में निकलती है। उसके अलावा प्रोरेनिन मतलब ये दूध को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, और लाइपेज तुम जानते ही हो। मेन इन तीनों पे फोकस करो क्योंकि ये हमारी बुक में दिया गया है। तो म्यूकस, एचसीएल और पेप्सिनोजन के बारे में हमने समझा। अब ये जो फूड होगा, यहां पे जब गैस्ट्रिक जूस मिल जाएगा तो जिस फूड को हम बोलस का नाम देते थे उसी को अब हम काइम बोलेंगे, CHYME। ये काइम अब ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है उससे होते हुए इस वाले हिस्से में आएगा और इसको हम बोलते हैं डेवडेनम। क्या बोलेंगे? डेवडेनम। यहां से शुरू हो जाती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब आगे की चीजें हम बनाते हैं और समझते। अच्छा, यहां पे कुछ चीजें मैं और बता दूं। देखो, छोटे बच्चों को देखा होगा, कभी दूध पीते हैं, अगर वॉमिट किसी वजह से करते हैं तो दूध फट जाता है। क्यों दूध फट जाता है? क्योंकि वहाँ पेट में HCl होता है, तो वो दूध को फाड़ देता है। अब कभी कभी एसिडिटी भी हो जाती है, राइट? कब होती है? जब HCl बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है, तो इसी को बोलते हैं एसिडिटी। अब एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए एसिड है तो हम कोई बेस लेंगे, करेक्ट? हम जानते हैं केमिस्ट्री में कि एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन या उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण की अभिक्रिया जब होती है तो एसिड के इफेक्ट को कम कर दिया जाता है। और वो कैसे कम होता है? एसिड है तो हम कोई बेस ले लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टैबलेट आती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये एसिड है, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट और वाटर बनाएगा, यानी जो एसिड का इफेक्ट है यहाँ स्टमक पे कम हो जाएगा। अब जैसे मैंने बोला कि HCl भी निकलता है, तो इसका मतलब हमारे स्टमक के अंदर जो pH होता है वो एसिडिक होता है। ये होता है लगभग 2 के आसपास। pH कितना होता है? 2। और हम जानते हैं कि pH कम होता है तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो हमने ये समझा कि जो हमारा स्टमक है उसमें एसिडिक मीडियम होता है, और ये ज़रूरी भी है। अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। तो पेट में, स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है। और उसके बाद ये गैस्ट्रिक जूस मिल गया, फिर हमारा फूड ये आगे की तरफ बढ़ेगा और पहुंच जाएगा डेवडेनम में। तो आगे का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ें और समझते हैं। तो ये कुछ यू शेप का होता है, ठीक है? ये हुआ, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी शुरू हो जाती है, इसको हम बोलते हैं डियोडेनम। ठीक। अब यहां पे कई एंजाइम मिलते हैं जिससे हमारे लिपिड का स्पेशली डाइजेशन होता है, तो उसको अब हम समझ लेते हैं। ये मिटा दो पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये तो समझ ही गए होंगे। यहां पे लीवर होता है, यू कुछ इस तरह से लीवर होता है, ठीक है? ये हमारा है, यहां पे इस तरह से यू होता है, ये ऐसा होते हुए स्टमक के पीछे से ये यहाँ पे नली आती है, ठीक है? इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली भी इसको बोलते हैं। इसमें इससे हमको मिलता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, ये 2 चीजें हमको मिलती हैं। बाइल सॉल्ट, ठीक है? ये डक्ट जो होती है, यहां पे ये जो बाइल जूस बनता है ना, ये लीवर बनाता है, ये हमारा लीवर है, ये बनाता है बाइल जूस को। तो इस नली के जरिए से यहां पे आके
स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम में मिलता रहता है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो ये थैली पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ना, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, इसमें स्टोर हो जाएगा और जब जरूरत पड़ेगी तो वहां से निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी हमारे पास एक इस तरह की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है यो, लेकिन ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये स्टमक के पीछे होता है, तो पीछे दिखाएंगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए साइड में मैं बता रहा हूं। इसको हम बोलते हैं पैंक्रियाज। ठीक है, यहां से ऐसे नली निकलती है और ये इसके साथ यूं जुड़ जाती है। उसके बाद ये एक कॉमन डक्ट यहां से आती है, यहां पे ऐसे स्फिंक्टर होता है, कॉमन डक्ट के जरिए से यहां पे इसमें आके ड्यूडेनम में ये ओपन हो जाती है। ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है जिसको हमने पैंक्रियाज बोला, यहां से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक लाइपेज भी निकलता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज, और पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी निकलता है। अमाइलेज किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। ज़्यादातर तो डाइजेशन हो जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत अगर रहता है तो ये निकलता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। लेकिन ये जो लाइपेज है, लाइपेज का मतलब ऐसा एंजाइम जो हमारे लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए, ऑयल से बनी हुई चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ऑयल, घी वगैरह इस सब चीज़ को डाइजेस्ट करने, क्योंकि इसका डाइजेशन मुश्किल से होता है। तो अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए देखो कितनी इंटरेस्टिंग सी प्रोसेस होती है। सबसे पहले जो हमारा लाइपेज होता है, यानी ऐसा फूड जिसमें ऑयल, घी, तेल वाली चीज़ें हैं, आती है यहाँ पे, तो तुमने देखा होगा वैसे भी कि कभी गोश्त, मीट वगैरह तेल वाली चीज़ों से बनी कोई चीज़ होती है तो बर्तन पे देखो एक चिकनाहट सी आ जाती है, तो वो हटती नहीं है। लेकिन तो जब साबुन मिलाते हो ना तो देखो वो आसानी से साफ हो जाता है। साबुन क्या है? साबुन एक बेस है, कहीं राइट, सॉल्ट वगैरह होता है। तो इसका मतलब अगर सॉल्ट मिला दो ऑयल से बनी हुई चीज़ों में तो वो आसानी से टूट जाता है, छोटे बड़े बड़े पार्टिकल छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं, करेक्ट। तो यही सेम चीज़ यहाँ होता है। गॉल ब्लैडर ये जो लीवर बनाता है, बाइल जूस, ये जूस आता है यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो सॉल्ट भी है, तो सॉल्ट क्या करेगा, जो ऑयल की चीज़ होती है, बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में पहले तोड़ देगा। क्योंकि नमक देखो साबुन में भी होता है ना, साबुन का फार्मूला तुमने पढ़ा होगा राइट। तो उसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। इसी तरह का ये भी सॉल्ट होता है एक तरह का। तो ये सॉल्ट आएगा तो जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं ऑयल के, उसको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछा जाए इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस क्या है तो तुम आसानी से बता सकते हो। ये मिटा दो, अभी तो इसकी जरूरत नहीं है अपन को, राइट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इमल्सिफिकेशन, तो इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, प्रोसेस में इमल्सिफिकेशन, इस प्रोसेस में क्या होता है कि बड़े बड़े जो लार्ज ऑयल या ये सब चीजें होती हैं, ये टूट जाता है छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। तो ये जो ड्रॉपलेट्स टूट जाती है ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन हो जाता है और यहाँ पे एसिडिक मीडियम था, लेकिन यहाँ पे एसिडिक मीडियम नहीं होता है, यहाँ पे अब हो जाता है बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम होना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक मीडियम होगा तभी ये हमारा लाइपेज वहाँ पे वर्क करता है। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग है। अब उसके बाद यहाँ से ये जो एंजाइम होते हैं वो रिलीज होते हैं, यहाँ पे फूड से आके मिल जाते हैं और डाइजेस्ट कर देते हैं लिपिड को। जैसा यहाँ पे लिखा है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, तो ये डाइजेशन करते हैं प्रोटीन का, जो प्रोटीन बची होती है आगे आके यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया,
हमारी लिपिड का भी डाइजेशन हो गया और हमारी प्रोटीन का भी डाइजेशन हो गया। तो हमारा कंप्लीट डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में हो जाता, स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो जाता। क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हो जाती है, तो तुमको बोलना है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो। तो डाइजेशन ये कहाँ पे कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ठीक, तो इसका मतलब यहां पे हमने देखा कि दो चीजें बड़ी हेल्प कर रही। एक तो लीवर अगर बाइल सॉल्ट नहीं बनाता तो जो ऑयल से बनी चीजें हैं उनका डाइजेशन ही नहीं हो पाता, क्योंकि ये उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ नहीं पाता, और यहाँ मीडियम हमारा बेसिक मीडियम नहीं होता तो ये वर्क नहीं करता लाइपेज, राइट। तो ये लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब साथ ही साथ अगर पैंक्रियाज नहीं होता तो ये प्रोटीन वाले एंजाइम नहीं निकलते, करेक्ट, लाइपेज भी नहीं निकलता, तो भी हमारा ना तो प्रोटीन का डाइजेशन हो पाता और ना तो लिपिड का डाइजेशन हो पाता, राइट। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइजेशन की प्रोसेस में। पैंक्रियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। ये हार्मोन हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको कम रखती है। अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो पर्सन है वो डायबिटिक हो गया, यानी उसको डायबिटीज हो गई। तो यहाँ से इंसुलिन निकलता है पैंक्रियाज से, याद रखना ये बात। डाइजेशन से तो रिलेटेड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो मैं तुमको बता दूं। यहाँ पे ग्लूकैगॉन नामक हार्मोन भी निकलता है, राइट, जो लीवर को इंफॉर्मेशन देता है कि ग्लूकोज की ब्लड में कमी हो गई, तो लीवर ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ग्लूकोज रखता है उसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है। तो शुगर या ग्लूकोज की ज़रूरत हमारे शरीर को होती है, लेकिन एक्सेस मात्रा में हो जाती है, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़। और तुमने सुना भी होगा कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेता है, राइट, काफ़ी दिनों की डायबिटीज़ हो जाती है, करेक्ट। तो इससे ये पता चला कि ये जो पैंक्रियाज है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, कौन सी है, लीवर। आंसर होगा तुम्हारा लीवर। लीवर और भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अभी धीरे धीरे उसके बारे में थोड़ा सा हम और भी पढ़ने वाले हैं। तो हमने ये समझा कि भाई हमारा जो ये फूड है ये ड्यूडेनम में पहुंचा। ड्यूडेनम के बाद का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं ताकि हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन कर सकें। अब यहाँ पे इस तरह से मैं यू बना देता हूँ। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये जो मैं बना रहा हूँ ये लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी, ठीक है। यहाँ भी उतना स्पेस नहीं हमारे पास, तो मैं क्या करूँ, चलो ऐसे ही बना देता हूँ। ये है एनस, यहाँ से फीकल मैटर बाहर निकलता है, यानी अनडाइजेस्टेड फूड टाइम टू टाइम बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये हमारी हुई स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन अब बहुत कॉइलिंग होगी यहाँ पे। देखो ये डेडेनम कॉइल्ड नहीं होता, यू शेप का होता है, लेकिन इसमें कॉइलिंग नहीं होती। अब ये यहाँ से आएगा अंदर तो ये कॉइलिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी, ऐसे कॉइल करके ये यू इस तरह से ढेर सारी कॉइलिंग हो जाती है, ठीक है। इस तरह से कॉइलिंग हो जाएगी और फिर यहाँ पे आके ऐसे जुड़ जाता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे आके जुड़ जाता है। ठीक है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को हम डिवाइड करें तो 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ये जो यहाँ का पार्ट होता है, ड्यूडेनम के बाद का जो होता है, उसको बोलते हैं जियोजेनम। ठीक है, और जो ये पार्ट यहाँ बड़ी आंत से या लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है, इसको हम इलियम बोलते हैं। तो इस तरह से हम स्मॉल इंटेस्टाइन को बोल सकते हैं कि ये ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम से मिलके बना होता है। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर से आके मिलता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीकम। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट यहां से शुरू होता है सीकम, और ये वाला जो स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स का कोई खास रोल तो हमारे शरीर में अब नहीं है। जहां पे अपेंडिक्स होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्यूलोज होता है, यानी प्लांट्स में सेल्यूलोज होता है, उसका डाइजेशन बहुत आसानी से कर लेते हो। तो ये सीकम हर्बीवोरस में बहुत ही डेवलप्ड होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज के डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग में उतना ज़रूरत नहीं है सेल्यूलोज की, तो यहाँ पे ये ऐसे छोटी सी स्ट्रक्चर के रूप में एक ऐसे पिन के जैसा है ना, सर्कुलर स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पे रहता है। लेकिन कभी कभी अपेंडिक्स बढ़ जाता है तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन सुना ही होगा। अब यहाँ से हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होंगे। पहला तो ये सीकम है, ये मिटा दूं। स्मॉल इंटेस्टाइन समझ गए, ड्यूडेनम, जियोजेनम, इलियम। तो ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हुए। यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे मिटाना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक, ये अब ये वाला जो पार्ट है ना, जैसे मैंने बोला सीकम है, सीकम के बाद हमारा कोलन शुरू होता है, COLON, कोलन। और ये वाला हिस्सा हमारा रेक्टम होता है। तो 3 पार्ट हो गए इसके, राइट। एक हो गया सीकम, दूसरा कोलन और तीसरा रेक्टम। अब ये कोलन को 3 पार्ट में हम बांट सकते हैं। पहला ये वाला पार्ट जो ऊपर जा रहा है, इसको हम बोल सकते हैं असेंडिंग कोलन, शॉर्ट में लिख रहा हूं कोलन। दूसरा ये वाला पार्ट जो ऐसे ट्रांसवर्स है, इसको हम ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, कोलन को 3 पार्ट में, ये देखो ये नीचे जा रहा है नहीं, तो डिसेंडिंग कोलन इसको बोल सकते हैं। यहीं पे लिख दो, चलो यहीं पे लिख देता हूं, डिसेंडिंग कोलन। तो इसका मतलब कोलन के 3 पार्ट हो गए, राइट। अगर लार्ज इंटेस्टाइन को मैं 3 पार्ट में बांटूं तो मैं बांट सकता हूं सीकम, कोलन और रेक्टम। कोलन को 3 पार्ट में बांट सकता हूं। एक जो ऊपर ऐसे जा रहा है उसको बोल सकते हैं असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स जो है इसको ट्रांसवर्स कोलन, और ये जो नीचे जा रहा है इसको हम बोल सकते हैं डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, अब पूछा जाता है कि ये जो बड़ी आंत होती है, ये बड़ी आंत का नाम इसको किस बेसिस पे दिया गया है। ये बड़ी आंत लंबाई में छोटी होती है, डायामीटर में ज्यादा होती है। जैसे बड़ी आंत तुम देख रहे होगे तो इसकी मोटाई ज्यादा है, यानी ये डायामीटर बड़ी आंत का ज्यादा होता है, इसकी लेंथ लेकिन छोटी होती है। जो छोटी आंत होती है उसका डायामीटर कम होता है, लेकिन लंबाई में बड़ी आंत से बड़ी होती है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो डायामीटर के बेस पे ये नाम दिया गया है, ना कि लेंथ के बेस पे। अब यहां से फूड डाइजेस्ट हुआ और यहां जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग प्रोसेस होने वाले हैं। फूड का जो फूड कॉम्प्लेक्स फूड है वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया। कैसे? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट टूट गया ग्लूकोज में, ठीक है, ये डाइजेस्टेड हो गया। अब एलिमेंट्री कैनाल जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन से इसका एब्जॉर्प्शन होता है ताकि शरीर में इसका यूटिलाइजेशन हो सके। इसी तरह से जो प्रोटीन होती है वो अमाइनो एसिड में टूट जाती है डाइजेशन के बाद, और जो फैट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। तो ये डाइजेस्टेड फूड हो गया। अब इसका एब्जॉर्प्शन भी जरूरी है, जो डाइजेस्ट हुआ वो हमारे सेल में भी पहुंचना चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में बड़ी इंटरेस्टिंग एक रचना होती है जिसको हम बोलते हैं विलाई।
अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को देखो तो यहाँ पे ऐसे बहुत सी इनफोल्डिंग फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं। अब ये प्रोजेक्शन जो होते हैं इसको बोलते हैं हम विलाई। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि विलाई ऐसे फोल्डिंग की होती है, फोल्डिंग होने से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से ये फूड को एब्जॉर्ब अच्छे से कर लेगा। तुमने देखा होगा कोई चीज़ अगर खुरदरी होती है, जैसे कपड़ा है उसको रख दो तो पानी को सूख लेगा, लेकिन फ्लैट अगर ये है इस पर पानी रखोगे तो नहीं सूखता, राइट। तो ये जो विलाई होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और ये देखो ऐसे उभरा हुआ है, इस तरह से होने से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। आई रिपीट, सरफेस एरिया इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि विलाई इस तरह से होती है, राइट ना, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है और एब्जॉर्प्शन फूड का अच्छी तरह से हो जाता है। तो यहां तक हमने समझा कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब ये जो फूड है, ये जो नली है ना, यहां से होके सीकम में पहुंचेगा, सीकम से फिर असेंडिंग कोलन में, ट्रांसवर्स कोलन, और उसके बाद यहाँ पे डिसेंडिंग कोलन, और यहाँ पे रेक्टम। रेक्टम एक ऐसी जगह है जहाँ पे फीकल मैटर स्टोर रहता है। पूछा जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो वाटर रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर भी तो हमारे शरीर में रहना चाहिए, वाटर निकल जाएगा तो भी समस्या हो जाती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है वाटर जो होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेना। अब यहाँ पे रेक्टम में फीकल मैटर आता है, उसके बाद एनस के थ्रू टाइम टू टाइम ये शरीर के बाहर भी निकलना ज़रूरी है, तो शरीर के बाहर टाइम टू टाइम निकल जाता है। तो इस तरह से अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमारा यहाँ से होता हुआ बाहर निकल गया और हमारी डाइजेशन की प्रोसेस ख़त्म हो गई। फूड भी एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद अब स्टेप हमारा बचता है एसिमिलेशन। जो फूड एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में कैसे यूटिलाइज होता है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। अब बहुत सी प्रोसेस होती है जिसमें लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कौन कौन सी प्रोसेस है मेन वो समझ लेते हैं। देखो, हम ये जानते हैं जो पौधे हैं, जो एक्सेस फूड होता है उसको स्टार्च के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, करेक्ट। लेकिन ह्यूमन बीइंग अगर खाता रहेगा उसके शरीर को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो एक्सेस फूड को वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर स्टोर करके रखता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि किस फॉर्म में ह्यूमन बीइंग एक्सेस फूड को स्टोर करके रखता है, तो तुमको आंसर बोलना है ग्लाइकोजन। कहाँ स्टोर करके रखता है? लीवर में स्टोर करके रखता है, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके फाइनली क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? सिंपल भाषा में तुम समझो तो यूं समझो कि एक लंबी चेन छोटे टुकड़ों में जब टूट जाती है तो उसी को हम ग्लूकोज बोलते हैं। यानी ग्लूकोज की लंबी चेन हो, अगर वो टूट जाए तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगी, तो वो छोटा टुकड़ा ही हो गया हमारा ग्लूकोज, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो ये ग्लूकोज जनरली हम लिखते हैं। अब उसके बाद हम ये समझते हैं एसिमिलेशन की प्रोसेस और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है इसके बारे में। तो जो पहली प्रोसेस है वो है हमारी ग्लूकोज की। देखो, ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज का जनरल फार्मूला अगर लिखो तो ये होगा हमारा C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज की प्रोसेस जब एक्सेस फूड होगा तो ये लीवर एक्सेस फूड को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो ग्लाइकोजन लिख दो, एसिस वर्ड जहां पे लिखते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मेशन। ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो क्या ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा? हाँ, ये कन्वर्ट होता है फिर से। यानी ग्लाइकोजन को लीवर फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे शरीर के अंदर ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है जब जब हमको ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब ये लाइसिस का मतलब होता है टूटना, राइट। तो ग्लाइकोजन टूट के फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के कन्वर्जन को ग्लाइकोजेनेसिस
और ग्लाइकोजन से दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। तो ये पहली इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जैसे अमाइनो एसिड होता है, राइट, और ये हमारा फैट हुआ, राइट, ये अगर कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, देखो जो चीज़ें हम खाते हैं उसका फाइनली क्या होता है, कन्वर्जन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, राइट। तो जो ये अमाइनो एसिड हमने डाइजेस्ट करी या फैट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। अमाइनो एसिड कहाँ से हमको मिलता है, ये हमको मिलता है प्रोटीन से, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहाँ से मिलता है, हमको लिपिड से, फैट से मिलता है, करेक्ट। तो इसका मतलब इसका कन्वर्जन इसमें होगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ये समझने की हमको जरूरत है। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। देखो ग्लाइकोनियोजेनेसिस, चाहे अमाइनो एसिड चाहे फैट का कन्वर्जन ग्लूकोज में होगा, तो ये न्यू वर्ड यहां पे बढ़ गया इसके लिए, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है, इसका कन्वर्जन अगर हो जाता है फैट में, फैट तो समझ ही रहे हो, राइट ना, मास वाली चीजें, तो ये एक्सेस मात्रा में होगा तो लिपिड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका, लिपिड का, लिपिड समझ ही रहे होगे, राइट, फैट वाली चीजें। तो इसको बोलते हैं लाइपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस, यानी लिपिड के फॉर्मेशन को लाइपोजेनेसिस बोलते हैं। अगर ये टूट जाएगा तो इसको बोलेंगे लाइपोलाइसिस। देखो यहाँ पे एक वर्ड याद रखोगे, लाइसिस का मतलब टूटना, लिपिड का टूटना, लाइपोलाइसिस, और बनना मतलब जेनेसिस, जेनेसिस। तो देखो यहाँ पे जेनेसिस बन रहा है, जेनेसिस बन रहा है, जेनेसिस बन रहा है, लाइसिस टूट रहा है, लाइसिस टूट रहा है। तो ये तुम अगर ध्यान में रखोगे तो बहुत आसानी से चीजों को समझ सकोगे। लाइसिस मतलब टूटना, जेनेसिस मतलब बनना, राइट, ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजेनेसिस, राइट। इसी तरह से देखो, लिपिड का बनना लाइपोजेनेसिस, टूटना लाइपोलाइसिस, ठीक है। तो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस का नाम क्या है ये भी तुमको पता होना चाहिए। देखो, जो हमारा अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड के अंदर ही अमाइन ग्रुप होता है, यानी जो अमोनिया होती है NH3, ये बड़ी पॉइजनस होती है। इसको कम पॉइजनस बनाने के लिए इसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस अमाइनो एसिड से यूरिया में कन्वर्जन को हम बोलते हैं डीएमिनेशन। देखो ये नाम, डी मतलब टूटना, राइट, डीएमिनेशन, कन्वर्जन। तो डीएमिनेशन क्या, अमाइनो एसिड से यूरिया में कन्वर्जन या अमीन ग्रुप में कन्वर्जन को ही हम बोलते हैं डीएमिनेशन की प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के बारे में सीखा। जब हम फूड डाइजेस्ट कर लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, तो एक्स्ट्रा फूड रहेगा तो ऑब्वियसली उसको कहीं स्टोर होना पड़ेगा। ज़्यादा, हद से ज़्यादा कोई खाना खाता है तो मोटा हो जाता है। क्यों मोटा हो जाता है भाई, खाना खाओगे, शरीर को ज़रूरत है नहीं, तो शरीर क्या करेगा, वो स्टोर करके रखेगा। स्टोर जब होगा तो यही सब होगा, लिपिड विपिड बन जाएंगे, राइट। ग्लूकोज की ज़्यादा मात्रा बढ़ती जाएगी तो एक टाइम पे लीवर भी कितना स्टोर करेगा, राइट, तो वो डिपोजिशन फैट का होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमने आज इस क्लास में यहाँ से समझा। अच्छा, यहाँ पे जब गैस्ट्रिक जूस जो बोलस होता है, यानी फूड का पार्टिकल जिसमें सलाइवरी एमाइलेज ऑलरेडी मिल चुका है, अब उसमें गैस्ट्रिक जूस मिल जाएगा, तो उस बोलस को हम बोलने लगते हैं काइम। क्या बोलते हैं, CHYME, काइम। इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में एक मूवमेंट चलती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ऐसे जिससे फूड आगे बढ़ता रहता है। तो पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिसके जरिए से फूड आगे बढ़ता है, तो तुमको बोलना है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए से फूड हमारा आगे बढ़ता रहता है। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने बताया, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पे स्टमक और डाइजेशन से रिलेटेड उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो यहाँ पे मैंने प्रोसेस लिखी, जो बातें मैंने बोली, उसको ध्यान से बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना ताकि तुमको कोई भी समस्या ना आए। तो चलो, इस क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।